हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक और माउल्डिंग फोर्सेज से। तो देखो, ये वो टेक्टोनिक और माउल्डिंग फोर्सेज है जो एक्सटर्नली मतलब सरफेस के ऊपर से वर्क करते हैं और इन एजेंट को अपन देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। उनको अपन क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल टेक्टोनिक और माउल्डिंग फोर्सेस। जैसे ऊपर से सनलाइट आना, एयर का होना या वाटर के फ्लो का होना, ये सब एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज में होंगे। और टेक्टोनिक फोर्सेज में फिर रिपीट कर देता हूं, क्या होते हैं, जो सरफेस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। या तो सरफेस फॉर्म करते हैं या सरफेस डिस्ट्रॉय करते हैं। दोनों ही तरह के टेक्टोनिक फोर्सेज में ही आते हैं। और ये जो कैटेगरी जो होगी वो आउटसाइड से वर्क करेगी। ठीक है, ये जो होते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेज, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपकी बुक में ऐसे दे रखा है कि एक जो अपने ओरिजिन पे स्टे करते हैं और एक जो मूव कर सकते हैं। और जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे वेदरिंग फोर्सेज कहते हैं और सेकंड कैटेगरी जो है उसे इरोजनल फोर्सेज कहते हैं। अब देखो, आप इसे ऐसे समझो कि एक कैटेगरी ऑफ फोर्सेज जो है वो वेदरिंग करती है और दूसरी कैटेगरी ऑफ फोर्सेज जो है वो इरोजन करती है। अब ये क्या होता है, एक कैटेगरी ऑफ फोर्सेज जो कि ये है वो क्या करेगी, रॉक या किसी भी चीज से सॉइल फॉर्म करेगी और वो वहीं रहेगी। और दूसरे वाले जो फोर्सेज होते हैं वो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करके लेके जाएंगे, मूव करेंगे। या तो वो कहीं और ले जाकर उसे छोड़ देंगे या कहीं और पे ले जाकर उसे डिपॉजिट कर देंगे। तो बोले वेदरिंग फोर्सेज जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल जनरेट करती है सरफेस से, और जो इरोजनल फोर्सेज होते हैं वो उन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। एक ही चीज दोनों ही फोर्सेज की तरह वर्क भी कर सकती है। जैसे एयर जो होती है वो वेदरिंग में भी हेल्प कर देती है और इरोजन भी करवा देती है। वाटर जो होता है वो भी वेदरिंग भी करवा देता है और इरोजन भी करवा देता है, लेकिन कुछ फैक्टर सिर्फ पर्टिकुलर एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, वेदरिंग फोर्सेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं वेदरिंग होती क्या है। तो आम भाषा में बोले तो सॉइल बनने के प्रोसेस को, रॉक वगैरह जो होती है उसकी आउटर लेयर टूटने की वजह से जो सॉइल बनती है, इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एज रॉक एंड अदर पार्ट ऑफ जियोस्फीयर, बोले तो बाहर वाला लिथोस्फीयर जो होता है, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस, छोटे पार्ट में टूटना, वो क्या कहलाएगा, वेदरिंग फोर्स, वेदरिंग। और जिन फोर्सेज की वजह से वेदरिंग होगी उन्हें क्या कहेंगे, वेदरिंग फोर्स। और वो फोर्सेज कौन कौन जनरेट करता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, प्लांट, एनिमल्स, इवन अपन भी क्या करते हैं, वेदरिंग फोर्सेज के एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि अपनी ही कुछ एक्टिविटी की वजह से भी क्या होती है, रॉक वगैरह छोटी पार्टिकल्स में क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो अगेन रिपीट करता हूं, वेदरिंग क्या होती है, जिसमें रॉक और अदर जो पार्ट होता है सरफेस का वो छोटे पार्ट में टूटता है, और जिन फोर्सेज की वजह से ये होता है उसे अपन वेदरिंग फोर्सेज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, वेदरिंग फोर्सेज जो होता है वो तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में कौन कौन से आएंगे, फिजिकल में जो भी वेदरिंग के आएंगे उन्हें मैकेनिकल फोर्सेज भी कह सकते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है, सनलाइट और हीट, रेन और एयर और फ्रॉस्ट के फॉर्म में आइस भी समझ सकते हैं। केमिकल में कौन आता है, सर्टेन रिएक्शंस जो होती है, जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेटिंग, वाटर का ज्वाइन होना, मर्क्यूलाइजेशन, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी रिएक्शन से क्या करते हैं, सॉइल के रॉक के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हीट लेते हैं। हीट कैसे करता है, तो ड्यूरिंग डे टाइम रॉक एक्सपांड, दिन के समय क्या होगी, हीट की वजह से रॉक जो होगी वो गर्मी की वजह से एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, और फिर रात के समय वापस ठंडी होकर कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और जो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन जो होता है वो बार बार होता रहेगा, हर डे होता रहेगा, और धीरे धीरे रॉक की जो बाहर वाली लेयर है वो वीक होगी और टूट जाएगी। ये तो हो गया सनलाइट से। रेन क्या होती है, रेन जब उस रॉक की बाहर वाली लेयर पे गिरती है तो या तो उसे हिट करके तोड़ देती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिन के समय बारिश होती है उससे ठीक पहले, बारिश होने के थोड़े टाइम पहले सनलाइट की वजह से रॉक गर्म होती है और एकदम सनलाइट गिरती है तो फिर वो एकदम पानी के कांटेक्ट में आने से टूटने लगती है। तो इस तरीके से रेन भी क्या कर सकती है, रेन वाटर जो होता है वो भी क्या कर सकता है, सॉइल फॉर्मेशन या वेदरिंग करवा सकता है। नेक्स्ट है डस्ट। इस चीज को अच्छे से समझना,
एयर जब निकलती है ऐसी पर्टिकुलर जगह पर, तो वहां पर जो डस्ट होते हैं वो एयर के साथ होके उस पर्टिकुलर चीज पे क्या करते हैं, हिट करते हैं, जैसे रॉक वगैरह पे। और वो जो सॉइल के पार्टिकल जहां जहां टकराएंगे वहां से और सॉइल के पार्टिकल निकाल देते हैं। इसका मतलब जितनी ज्यादा उस पर्टिकुलर जगह पर ऐसे डस्ट पार्टिकल या छोटे पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा। और यही वजह है कि डेजर्ट में कोई माउंटेन नहीं होता, क्योंकि अगर रहा होगा बहुत टाइम पहले तो जैसे जैसे डस्ट या वो जो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल की अमाउंट बढ़ती गई, वो माउंटेन पे जाके और ज्यादा जोर से टकराते गए और उनको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, डस्ट में या सॉइल में या फिर जो सैंड में, जिसमें भी आप छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको पूछे कि क्या कारण है कि डेजर्ट में माउंटेन नहीं होते, तो ये अपन लाइन लिख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल फ्लाई विथ एयर कोलाइड विथ रॉक and they break down outer layer. This is the reason that there is no rock or mountain in desert. Weathering forces in form of dust and air convert mountain into desert. ठीक है, अब इसको रोक सकता है कौन? प्लांट वगैरह रोक सकते हैं। प्लांट जो होते हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको ऐसे पकड़ के रखता है, लेकिन डेजर्ट में वो भी होते नहीं है, तो इस वजह से खाली सैंड ही सैंड बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट या आइस कैसे कर सकता है। तो देखो, जब ऐसे रिपीटेड एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से रॉक के ऊपर बाहर वाली सरफेस जो होती है उसमें क्या होता है, क्रैक बन जाता है और उनमें पानी चला जाता है और वो पानी इकट्ठा है। जब ऐसे टेम्परेचर बहुत कम होता है उस समय वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आइस का वॉल्यूम जो होता है वो वाटर के वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा होता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर, ऐसा समझ लो, वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही आइस में कन्वर्ट होगा वो एक्सपांड होगा। तो पहले तो वो अंदर चला गया और फिर एक्सपांड हो रहा है, तो वो जो क्रैक में था और फिर एक्सपांड होगा, तो क्रैक क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा और उससे और टूटना होगा और वेदरिंग होगी। ये तो फिजिकल का हो गया। बायोलॉजिकल में अपन सब जानते हैं, प्लांट जो होते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे प्लांट, ऐसे प्लांट जो एल्गी, ब्रायोफाइट, जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि रॉक वगैरह जो होती है, जब बारिश वगैरह होती है तो उसकी बाहर वाली लेयर मॉइस्चराइजर की वजह से, मतलब बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और उन वाटर की वजह से जो मॉलिक्यूल ऊपर वाली सरफेस पे वो उतना काफी होता है ब्रायोफाइट्स और एल्गी के ग्रो करने की वजह से। और आपने देखा होगा कि ऐसे बारिश के बाद पूरी ग्रीन एक लेयर बन जाती है। ये तो चीज आपने अपने जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती है जहां पर कोई जाता नहीं है, और बारिश के बाद उनकी आउटर लेयर पे भी देखी होगी ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। पहले वो ग्रीन होती है, थोड़े दिन बाद वो जलने की वजह से वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो वो रॉक के ऊपर बाहर वाली सरफेस पे एल्गी और ब्रायोफाइट लग जाएंगे और उनकी जो रूट होगी वो और थोड़ा थोड़ा क्या चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। और जैसे जैसे वो रूट ग्रो करेगी वो पार्टिकल और टूटेंगे। तो प्लांट इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेदरिंग। एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो बिल बनाते हैं, बिल बनाने के लिए खुदाई करते हैं और पहले खोद के फिर वो अंदर क्या कर देते हैं, होल बना देते हैं और जिसमें जाके वो रहते हैं। तो वो खुदाई के समय जो भी चीज निकाली गई वो एक तरह का वेदरिंग हो गया। ह्यूमन भी अपनी बहुत सारी एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो एक्टिविटी उसकी नीड हो, चाहे उसकी ग्रीड बोले तो लालच हो, बोले तो वो अपना बेनिफिट बढ़ाने के लिए जो चीजें करे, कुछ भी करे, चाहे वो अपने मकान बनाने के लिए तोड़े या चाहे अपने किसी प्रॉफिट कमाने के लिए तोड़े या किसी बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए तोड़े, वो भी चट्टानों को क्या करता है, रॉक को क्या करता है, तोड़ता है। तो वो भी वेदरिंग करवा सकता है। ठीक है, तो ये सब अपने था किसका, वेदरिंग फोर्सेज में था। एक पॉइंट और है वेदरिंग फोर्सेज का, बाकी ये वेदरिंग फोर्स कंप्लीट हो गया। आप ये नोट कर लीजिए, फिर वो एक पॉइंट और इरोजनल फोर्सेज स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट द बेनिफिट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के क्या बेनिफिट्स है, तो एकदम सिंपल से बेनिफिट है। वेदरिंग की वजह से सॉइल बनती है, सॉइल प्लांट और एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, वो रॉक से बनने की वजह से उसमें मिनरल्स होते हैं, इसलिए वो फर्टाइल होती है और प्लांट लगा सकते हैं, उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तीसरा कि जो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल्स कम आउट फ्रॉम द वेदरिंग, वेदरिंग से बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं सॉइल के साथ में जो भी यूजफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इरोजन फोर्सेज। तो इरोजन फोर्सेज को समझने से पहले ये देखते हैं कि इरोजन क्या होता है। तो इरोजन बेसिकली क्या है, वेदरिंग में जो चीजें बनी है, चाहे वो क्रस्ट पे है, चाहे किसी डिसॉल्व फॉर्म में है, जो भी बना है उसको एक जगह से दूसरे लोकेशन पे ले जाना क्या कहलाता है, इरोजन। और ये जिन फोर्सेज और जिन एजेंट्स की वजह से होता है उसे अपन क्या कहेंगे, इरोजन फोर्सेज। एकदम सिंपल। इरोजन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द एक्शन दैट रिमूव सॉइल, रॉक एंड डिसॉल्व मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन on the earth crust and transport to another location, या फिर all the factor which cause erosion is known as erosion forces। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो ये तो इरोजन था, और जिन फैक्टर की वजह से ये हो रहा है वो इरोजन फोर्सेज कहलाता है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और आइस। एयर विंड के फॉर्म में, फ्लो करती हुई एयर को क्या कहते हैं? विंड। तो विंड के फॉर्म में इरोजनल फोर्सेज की तरह बिहेव कर सकता है। वाटर जब फ्लो करता है तो उसे हाइड्रो पावर, उसकी जो एनर्जी होती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं, उस फॉर्म में वो क्या कर सकता है? इरोजन कर सकता है। आइस जो होता है वो ग्रेविटेशन की वजह से मूव करने लगता है, जिसे ग्लेशियर्स कहते हैं, उस फॉर्म में इरोजन हो सकता है। तो ठीक है, तो ये इरोजन और ये इरोजन फोर्सेज। तो दो तरह के फोर्सेज अपन ने किए, एक वेदरिंग फोर्सेज और एक इरोजन फोर्सेज। वेदरिंग फोर्सेज की वजह से जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो अर्थ की क्रस्ट है, वो टूट के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है, चाहे वो रॉक से आए, चाहे किसी क्रस्ट की सरफेस से आए। और इरोजन में वो चीजें जो बनी है वो चाहे नॉर्मल फॉर्म में है, चाहे किसी डिसॉल्व फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है। जिन वजह से वेदरिंग होती है उन्हें वेदरिंग फोर्सेज कहते हैं, और जिन वजह से इरोजन होता है उसे इरोजन फोर्सेज कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी हेडिंग पावर ऑफ विंड। तो पहले देखते हैं विंड क्या है। तो फ्लोइंग एयर इज नॉन एज विंड। फ्लो करती हुई एयर को क्या कहते हैं? विंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि एयर फ्लो ही क्यों करती है? तो उसका रीजन है कि द एनर्जी ऑफ सन डज नॉट रीच इन द सेम अमाउंट टू एवरी पार्ट। ऑल द सब्सटेंस हैज यूनिक रेट ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग हीट। ड्यू टू दिस सम पार्ट आर वार्मर एंड सम आर कूल। ठीक है, अब देखो इसको समझो। जो सन से जो रेज आती है वो सब जगह यूनिफॉर्मली नहीं गिरती, कुछ पार्ट पे एकदम डायरेक्ट गिरती है, कुछ पे सीधी नहीं गिर पाती। दूसरी चीज, कुछ पार्ट जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर जल्दी ठंडे भी होते हैं, और कुछ पार्ट गर्म होने में टाइम लेते हैं और कुछ पार्ट वो वापस ठंडा होने में भी टाइम लेंगे। जैसे लैंड और वाटर को कंपेयर किया जाए तो लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वाटर जो है वो टाइम लेता है गर्म होने में और वापस टाइम लेता है कूल होने में भी। इस वजह से जो पूरी अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट है, या एक अपन पर्टिकुलर जगह पे फोकस करें तो उसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर के होते हैं। कुछ पार्ट गर्म होते हैं, कुछ पार्ट ठंडे हो जाते हैं। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। अब जो एयर जो होती है वो दोनों पार्ट के कांटेक्ट में होती है। तो जो पार्ट गर्म है उसके पार्ट के जो कांटेक्ट में एयर है वो जो हीट है एब्जॉर्ब करके एक्सपांड होती है और हल्की हो जाती है, क्योंकि दूर दूर हो जाएगी, और फिर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठेगी तो वहां पे एयर की क्या होगी? डेफिशिएंसी। और इस एयर की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दूसरी जगह से एयर उस तक जाती है, और इस तरीके से एयर क्या करने लगी? मूव करने लगी, और उसे अपन क्या कहते हैं? विंड। तो देखते हैं, एयर नियर द वार्म पार्ट एक्सपांड एंड राइज अप, और ड्यू टू दिस एयर प्रेशर एट दैट प्लेस लेस और डिक्रीज, क्योंकि ऊपर एयर तो चली गई, ऊपर उठ गई। अब एयर नियर द कोल्ड पार्ट मोर डेंस होने की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो एयर अब क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और उसे ही अपन क्या कहते हैं? विंड। नाउ ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर स्टार्ट टू फ्लो, जो कि क्या कहलाता है? विंड। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो करती है। हाई एपी का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करती है। जितना ये प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, विंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एयर को टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मूव करती है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर वाले पे प्रेशर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर वाले पे प्रेशर कम होता है। अभी ऊपर यही समझाया था अपन ने। तो टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, और प्रेशर के हिसाब से देखें तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मॉनसून। अक्सर बच्चे और जो भी चीज अपन आसपास नोट करते हैं उसके हिसाब से अपन सोचते हैं मानसून का मतलब रेन। देखो, मॉनसून जो है वो रेन नहीं है। हाँ, रेन का कारण हो सकता है पर रेन नहीं है। मॉनसून एक्चुअल में विंड को कहते हैं, जो हवा चलती है उसको कहते हैं, और ये हवा सीजनली चेंज होती रहती है। जो सीजनली चेंज हो विंड, उसको अपन क्या कहेंगे? मॉनसून। तो मॉनसून बेसिकली क्या है? मॉनसून इज अ सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, और दिस मॉनसून ऑल्सो कॉज रेन, और वो जो रेन होती है उसे मॉनसून रेन कहते हैं। दो तरह के मॉनसून हो सकते हैं, समर मॉनसून और विंटर मॉनसून। इसको मैं समझा देता हूं, आप नोट आगे से कर लेना। देखो, समर और विंटर मॉनसून क्या होता है? जब समर होती है उस समय हाई इंटेंसिटी लाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है, तो लैंड जो होती है वो आसपास जैसे ओशियन वगैरह है, तो लैंड जो है वो ओशियन के कंपेयर में जल्दी गर्म हो जाती है, और ओशियन का जो वाटर है अभी गर्म नहीं हुआ है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो क्या हो गई? गर्म होकर एक्सपांड होकर ऊपर उठ जाएगी, और उस
डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो ओशियंस के ऊपर की जो रेन है वो वहां से कहां मूव करने लगी, इस तरफ मूव करने लगेगी, और इसे अपन कहेंगे समर मानसून। क्या कहेंगे? समर मानसून। और उसके साथ जब वो एयर वहां से उस तरफ मूव करती है तो उसके साथ साथ जो ह्यूमिड एयर आती है वो बारिश का कारण भी हो सकती है। तो समर मानसून में एयर कहां से कहां की तरफ मूव कर रही है? सी या ओशियन से लैंड की तरफ। अब आते हैं विंटर पे। विंटर में जो होती है वो लैंड जो होती है कंपेरेटिवली ठंडी हो जाती है ठंड की वजह से, और जो वाटर है अभी इतना ठंडा नहीं है। इसका मतलब अब टेम्परेचर ज्यादा का है वाटर के ऊपर, बोले तो ओशियन के ऊपर, और लैंड जो है वो अभी ठंडी है। तो इस वजह से लैंड पे जो एयर है वो ज्यादा डेंस है। तो अब ऐसे केस में एयर कहां से कहां मूव करेगी? लैंड से किसकी तरफ जाएगी? ओशियन की तरफ, और इसको कहते हैं विंटर मानसून। तो समर में जो एयर होती है वो ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती है, और विंटर में जो एयर जो होती है वो कहां से? लैंड से ओशियन की तरफ जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों चीजें अच्छे से डिस्क्राइब करके आगे सर्कल पे मैंने बना दिया, सर्कल फॉर्म में। आप उसे अच्छे से नोट करें और उसे अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले अपन एक फ्लड के बारे में देख लेते हैं। फ्लड क्या होती है? देखो, फ्लड जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बारिश पे डिपेंड करता है कि थोड़ी ज्यादा बारिश होनी चाहिए, लेकिन मेनली इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, वहां की जो सरफेस है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। तो अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हो जाए और ड्रेनेज उसको पानी को बाहर ना निकाल पाए तो वहां की फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। और इससे फिर क्या इंपैक्ट होंगे? बहुत ही डिजास्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं। लाइफ लॉस हो सकती है, वहां की वेजिटेशन खराब हो सकती है, इकोनॉमी लॉस हो सकती है। वो सब आप नोट कर लेना, ठीक है। वो मानसून के साइकिल के जस्ट नीचे, समर और विंटर मानसून के साइकिल के नीचे बनाया हुआ। नेक्स्ट है इरेगुलर विंड। देखो, इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लेना, कुछ खास है नहीं, आप नोट करके अच्छे से पढ़ लेना। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर दिए। मेनली जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। पहला तो कि इरेगुलर विंड या वेरिएबल विंड के दो एग्जाम्पल बताओ। तो क्या क्या हो सकते हैं? साइक्लोन और स्टॉर्म। किसे कहेंगे इरेगुलर और वेरिएबल विंड? जिसकी स्पीड, डायरेक्शन और उसके मतलब फ्लो होने का जो तरीका है वो कुछ भी फिक्स ना हो। मतलब किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, किस स्पीड से फ्लो हो रही है, वो सब अलग अलग हो, तो उससे अपन क्या कहेंगे? वेरिएबल विंड। और इसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं, साइक्लोन और स्टॉर्म। और भी हैं लेकिन ये दो अपने बुक में दे रखे हैं। और साइक्लोन और स्टॉर्म की डेफिनेशन आ सकती है। साइक्लोन क्या होता है? एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेंटर होता है, जिसे आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे, उसे आई कहते हैं, ठीक है, साइक्लोन की। और उसके चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में क्या होने लगती है? विंड बनने लगती है, और स्पाइरल फॉर्म में से विंड बढ़ती जाती है, और ये एक बड़े लेवल पे होता है। इसको अपन क्या कहेंगे? साइक्लोन। और इस साइक्लोन के साथ साथ हैवी रेनफॉल वगैरह भी होती है। सडनली वेदर पर्टिकुलर जगह का चेंज हो सकता है और बहुत ही तेज बारिश वगैरह हो सकती है, ठीक है। सारे पॉइंट जो भी साइक्लोन के वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। स्टॉर्म क्या होता है? ऐसा कैसा? स्टॉर्म भी इरेगुलर विंड का एग्जाम्पल है, और बहुत ही तेज फ्लो होने लगती है विंड किसी पर्टिकुलर जगह पर, साथ में थंडर, हेवी रेनफॉल वगैरह होते हैं। ये भी खराब हो सकता है, वहां पर पर्टिकुलर जगह को खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है अपने हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है? रनिंग वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर। मतलब जो वाटर फ्लो होगा उसमें भी कुछ पावर होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो कैसे करते हैं? पानी को डैम बनाकर रोक लेते हैं और फिर उसे गिराते हैं, तो वो जो गिरेगा वो वाटर वो टरबाइन को घुमाएगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो रनिंग वाटर में जो पावर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर। पहला है रिवर। तो रिवर की डेफिनेशन देखते हैं कि रिवर क्या होती है। तो रिवर बेसिकली क्या है? एक लार्ज जगह पर या लार्ज स्केल में नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, जो कि कहां से स्टार्ट होता है? माउंटेन से, और कहां खत्म होता है? सी में। उसे अपन क्या कहेंगे? रिवर। रिवर से लैंड फॉर्म्स भी बनती है, वैली और डेल्टा। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। एक है इंपोर्टेंस ऑफ रिवर। देखो, इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है कि अपन रिवर को मदर का डेजिग्नेशन देते हैं, मतलब क्यों कहते हैं रिवर को मदर। तो उसमें भी क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? इंपोर्टेंस ही लिखनी है। सब जानते हैं नॉर्मल इंपोर्टेंस है, प्रोवाइड वाटर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड प्लांट, ब्रिंग फर्टाइल सॉइल यूजफुल इन एग्रीकल्चर,
और एग्रीकल्चर के लिए, और पोर्टेबल वाटर, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल करवाती है, पोर्टेबल वाटर देती है अपन को और एनिमल्स को, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, डैम बनाकर अपन इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स को रहने की जगह भी प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट और ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है। और फूड भी अवेलेबल करवाती है वो, ठीक है। टू एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस ऑफ रिवर वी कॉल्ड इट मदर। 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वैसे बहुत सारे, गंगा, यमुना, चंबल। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि वैदिक सिविलाइजेशन को किस रिवर के बैंक पे समझा जाता है कि वहां डेवलप हुई थी, तो क्या आंसर देना है? सरस्वती। और एक ये पूछ सकते हैं कि रिवर कब डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, तो अगेन रिवर की जो कैपेसिटी है वाटर को फ्लो करवाने की, वाटर को होल्ड करने की, उस कैपेसिटी से ज्यादा वाटर हो जाए तो फिर वो रिवर भी क्या हो सकती है? डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, उससे भी आसपास के इलाकों पे फ्लड वगैरह आ सकती है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्लेशियर। तो देखो ग्लेशियर क्या है? जहां कोल्ड रीजन होते हैं वहां पे बारिश नहीं होती, जो रेन का जो वाटर है, रेन वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है और स्नो फ्लैक्स के फॉर्म में नीचे आता है, जिसे अपन स्नोफॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्नोफॉल जहां पे नीचे सरफेस पे होता रहेगा और धीरे धीरे सरफेस पे आइस की एक थिक लेयर बन जाएगी। सपोज करो कि आइस की ये जो लेयर है वो हैवी होने के बाद ग्रेविटेशन की वजह से स्लिप करने लगे, मूव करने लगे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? ग्लेशियर। So there is no rain in cold area. Rain water freezes and fall down in the form of snowflakes. It called snowfall. Due to continuous snowfall, ice accumulate in cold place and slowly layer become thick and heavy. Now due to gravitation force, it starts moving. और जिसे अपन क्या कहेंगे? ग्लेशियर। The moving layer of ice due to gravitational force is called glacier or snow reef. ठीक है। अब ये जो ग्लेशियर है ये नीचे मूव करने के बाद पिघल कर इससे नॉर्मल रिवर निकल सकती है, जैसे गंगा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर आपने कभी गंगा रिवर में नहाया हो तो आपको पता होगा उसका जो वाटर जो होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वो हिमालय से निकलती है और वो ग्लेशियर पिघल के निकलने वाले का मेन एग्जाम्पल है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और आइस मेल्ट हो जाएगी तो वो जो सी की तरफ जो वाटर जाता है रिवर के साथ साथ वो और ज्यादा जाने लगेगा, जिससे सी का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने से क्या होगा? सी के जो कोस्टल एरिया होंगे, जो किनारे हैं, उनके ऊपर जो सिटी वगैरह है वो डूबने का खतरा रहता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका करके जो एक एंसेंट ओल्ड सिटी है वो बहुत बार इस तरीके से डूब चुकी है, फिर वापस बन चुकी है, फिर वापस डूब चुकी है, फिर वापस बन चुकी है, ऐसा आपकी बुक में दे रखा है। तो द्वारका नाम याद रखना, एक सबमर्ज ओल्ड एंसेंट सिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट है ग्लेशियर के, नोट कर लेना। ओशियनिक करंट। तो ओशियनिक करंट क्या होता है? कंटिन्यूअस सर्टेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर ड्यू टू डिफरेंस इन इंटर टेम्परेचर, डेंसिटी, विंड एंड ग्रेविटेशन। देखो सी वाटर का मूव करना वो क्या कहलाता है? ओशियनिक करंट। और वो मूवमेंट कंटिन्यूअस होगा और एक सर्टेन फिक्स डायरेक्शन में होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? ओशियनिक करंट। और इस मूवमेंट का कारण होता है इंटर टेम्परेचर डेंसिटी। बोले तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से वाटर डेंसिटी में फर्क होता है, उसकी वजह से फ्लो होता है। विंड और ग्रेविटेशन भी इस चीज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जो ये ओशियनिक करंट है इसे रिवर फ्लोइंग इन सी भी कहते हैं। ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिवर फ्लोइंग इन सी किसको कहते हैं? ओशियनिक करंट को। फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ओशियनिक करंट में वाटर कैसा है? वार्म है या कोल्ड है? इसके बेसिस पे ओशियनिक करंट दो तरह के होते हैं, वार्म ओशियनिक करंट और कोल्ड ओशियनिक करंट। वार्म ओशियनिक करंट जनरली इक्वेटर पे बनती है, जहां पे सनलाइट ज्यादा डायरेक्ट गिर रही है, और वहां से वो किस तरफ मूव करती है? पोल की तरफ या हाई एल्टीट्यूड की तरफ मूव करती है। और कोल्ड वाली उल्टी, वो ओरिजिनेट होती है पोल की तरफ और मूव करती है इक्वेटर की तरफ। एक और पॉइंट, जो वार्म ओशियनिक करंट है उसके आसपास जो वाटर है वो ऑब्वियस थिंग है, वार्म होगा, तो उसके ऊपर से जो विंड जाएगी वो उस वार्म वाटर में से बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर कहां लेके जाएगी? किसकी तरफ ये मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द पोल, बोले तो हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएगी। और वो जो विंड हाई एल्टीट्यूड की तरफ बहुत सारा मॉइस्चर लेके जाएगी, फिर वहां पर क्या होगी? बहुत ज्यादा क्या होगी? रेनफॉल होगी। तो रेनफॉल का जो कारण है हाई एल्टीट्यूड पे, वो किसकी वजह से होता है? वार्म ओशियनिक करंट की वजह से। एक और चीज, ऐसी जगह जहां पे वार्म और कोल्ड ओशियनिक करंट आपस में मिक्स होती है,
वहां का वाटर मिक्स होता है और उसके साथ साथ ऊपर की वार्म और कोल्ड एयर भी फ्यूज होती है एक दूसरे के साथ में, उस पर्टिकुलर जगह पर स्ट्रॉम बनते हैं। और कौन कौन से? टाइफून और हरिकेन। ये क्वेश्चन आ सकता है, टाइफून और हरिकेन के ओरिजिन का कारण क्या है? तो क्या लिखना है कि हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम एक दूसरे के साथ मिलती है और फिर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है और टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉम जनरेट होते हैं। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कोल्ड और वार्म जो स्ट्रीम आपस में मिलने से जो स्ट्रॉम बनते हैं उसके एग्जाम्पल बताओ, तो हरिकेन और टाइफून। ठीक है, लास्ट है अपने टाइड का रीजन क्या है। तो देखो टाइड बहुत ही अलग टॉपिक हो जाता है, आप सिर्फ कारण याद रखें कि कारण क्या होगा। वैसे मैं बता देता हूं कि टाइड जो होते हैं वो मून के ग्रेविटेशन की वजह से होते हैं और हर समय दिखते हैं, लेकिन इसका जो मेन और जो बड़ा इंपैक्ट, विजिबल इंपैक्ट जो होता है या विजिबल टाइड जो दिखते हैं वो तब दिखते हैं जब अर्थ, मून और सन जो होते हैं एक ही लाइन में आ जाए, उस समय मून और सन के ग्रेविटेशन की वजह से टाइड बनते हैं। स्पेशली टाइड जो बनते हैं उसका मेन फैक्टर मून का ग्रेविटेशन होता है। अगर सन मून की स्ट्रेट लाइन में हो तो फिर वो मून के इस इफेक्ट को और बढ़ा देता है। ठीक है, जब मून और सपोज करो या मून है, ये अर्थ है और सन है, बोले तो सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस समय सन का ग्रेविटेशन मून के ग्रेविटेशन के इस इफेक्ट को कम कर देता है। यही वजह है कि अपन ऐसा कहते हैं कि टाइड जब बनते हैं, वैसे टाइड हमेशा बनते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर होने पर क्या करता है, सन उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सन तब हेल्प करेगा मून के इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जब सन और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उनकी ग्रेविटेशन की वजह से सी वाटर जो होता है उसका लेवल बढ़ता है, जिसे अप टाइड कहते हैं, और वापस नीचे गिरना क्या कहलाता है? लो टाइड कहलाता है। इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।